नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज जो है अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान हिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है यह प्रजामंडल आंदोलन। हालांकि यह सबसे बड़ा टॉपिक जरूर है, सबसे लेंथी टॉपिक जरूर है, लेकिन सबसे कठिन टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। और इस टॉपिक को कठिन टॉपिक की श्रेणी में गिना जाता है। अब ये कठिन टॉपिक क्यों है? अगर अपन इसको रटने की कोशिश करें, अगर अपन इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करें, तो यह सबसे कठिन टॉपिक है। और अगर अपन इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें और समझने के बाद में इसको अगर अपन याद करें ट्रिक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो यह सबसे आसान टॉपिक है। देखिए, अपने जितने भी वीडियो हुए हैं, आपने देखे होंगे, पहले के जितने भी वीडियो हैं अपने आरपीएससी के हिस्ट्री के, उन सभी वीडियोज में जितने भी कंटेंट हैं, उन कंटेंट को अपने एक सीक्वेंस में रखा है, एक क्रम में रखा है। एक सीक्वेंस में, एक क्रम में रखने से वह लंबे समय तक याद रहता है और उसको आसानी से याद भी किया जा सकता है। तो यह जो प्रजामंडल आंदोलन है, इसको भी अपन क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन इसको समझेंगे, उसके बाद में इसको अपन याद करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करके देखोगे, बीच का जो पार्ट है अगर वह छूट जाएगा, तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है, वो आपके दिमाग से भी स्किप हो जाएगा। तो स्किप ना करके और बिल्कुल आराम से इसको याद करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए अपन जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन जो है, सबसे पहले अपन समझते हैं इस प्रजामंडल का मतलब क्या होता है। उसके बाद में अपन ये समझेंगे कि इस प्रजामंडल ने आंदोलन क्यों किए थे और प्रजामंडल के आंदोलन क्या है। तो प्रजामंडल के आंदोलन, तो प्रजामंडल का मतलब क्या होता है? तो प्रजा का मतलब होता है जनता। प्रजा का मतलब क्या होता है? प्रजा का मतलब होता है जनता। और मंडल का मतलब होता है समूह है, यह अपन बोल सकते हैं। मंडल का मतलब संगठन, संगठन भी अपन कह सकते हैं। यह अपन इंग्लिश में बोले तो मंडल का मतलब क्या है? एक ग्रुप है। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? अपन ग्रुप बोल सकते हैं, एक समूह बोल सकते हैं, एक संगठन बोल सकते हैं। किसका? जनता का समूह है। इस जनता के समूह ने क्या किया था? आंदोलन किया था। और इसी को अपन बोलते हैं प्रजामंडल का आंदोलन, यानी कि जनता के समूह का आंदोलन। अब इस जनता के समूह ने आंदोलन क्यों किया था? देखिए, जनता में कौन कौन आते हैं आपके? जनता में सारे के सारे किसान आ जाते हैं, जनता में जितने भी कामदार लोग हैं वो आ जाते हैं, जनता में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आ जाती हैं। यानी कि सारे लोग जो हैं, सारी की सारी प्रजा जो है वो जनता में आती है। और इस सारे के सारे लोगों में, सारी की सारी जनता में एक ऐसा ग्रुप बना था, एक ऐसा समूह बनता था, यानी कि जनता का ही एक ऐसा समूह बना था और उस समूह ने आंदोलन किया था। उसी को अपन बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। देखिए, जनता में ही आते हैं आपके किसान, और इन किसानों ने आंदोलन किया था, उनको अपन बोलते हैं किसान आंदोलन। जनता में आती है आपकी जनजातियाँ, इन जनजातियों ने जो आंदोलन किए थे उनको अपन बोलते हैं जनजातीय आंदोलन। अब इस जनता में एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ग्रुप है जिसने अलग से आंदोलन किया था, उसको अपन बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। अब देखिए क्या हुआ था, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, रियासत में सबसे उच्च श्रेणी पे कौन होते थे? रियासत में सबसे उच्च श्रेणी पे होते थे राजा। अब इन राजाओं ने क्या कर ली? इन राजाओं ने कर ली थी संधिया, किनके साथ में? अंग्रेजों के साथ में। भी अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजों की नीति यही थी कि रियासतों पर अपना अधिकार करना। धीरे धीरे सारी रियासत थी, उन सारी रियासतों को अपने अधिकार में कर लेते हैं ये अंग्रेज। अब ये जो राजा थे, इन राजाओं के नीचे कौन थे? इन राजाओं के नीचे थे आपके सामंत, या फिर अपन बोल सकते हैं जागीरदार। तो जागीरदार जो है, जो सामंत जो है, वो इन राजाओं के नीचे थे। और इनके नीचे कौन थे? इनके नीचे थी जनता। और जनता में कौन थे? जनता में थे आपके किसान लोग, जनता में थे आपके कामदार लोग, जनता में थी आपके राजनीतिक लोग। ये सारे के सारे आपके जनता में आ जाते हैं, प्रजा में आ जाते हैं। ये है आपकी प्रजा। अब इन किसानों पे इन सामंतों ने जो अत्याचार किए थे, जो लाग बाग बढ़ा दी थी, उन लाग बाग, उन अत्याचारों के विरोध में इन किसानों ने जो आंदोलन किए थे उनको अपन बोलते हैं किसान आंदोलन, जो कि इन जागीरदारों के विरोध में किए गए थे। जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों ने भी इन राजा, इन अंग्रेजों, इन सामंतों के विरोध में जो आंदोलन किए थे उनको अपन बोलते हैं जनजातीय आंदोलन।
अब ये जो जनता है, इस जनता का एक ग्रुप जो है, उस ग्रुप ने इस राजा के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसको अपन बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। अब ये क्यों हुआ था? तो देखिए, राजा जो है, राजा ये खुद संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ में, और जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो जागीरदार करते हो, चाहे वो अंग्रेज करते हो, या किसी भी प्रकार के अत्याचार हो, उन अत्याचारों की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा, उत्तरदायित्व है वो कौन लेगा, जनता का अत्याचारों का जो समाधान है वो कौन करेगा? तो राजा तो उत्तरदायित्व ले नहीं रहा था, अंग्रेज तो वैसे ही नहीं ले रहे थे, तो उत्तरदायित्व कौन लेगा? किसका? जनता के ऊपर हो रहे अत्याचारों का। जनता के ऊपर कोई भी बात होगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिम्मेदारी लेने के लिए, इन किसानों का उत्तरदायित्व लेने के लिए, इन कामदारों का उत्तरदायित्व लेने के लिए, इन पीड़ाओं का समाधान करने के लिए जनता का ही एक ग्रुप बनता है, और वह ग्रुप बन के क्या बोलता है? वह ग्रुप बन के यह बोलता है कि हम जो है हमारा एक अलग से संगठन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और वह जो ग्रुप है वह रियासत में एक अलग से अपना एक पद रखेगा, और वह ग्रुप जनता के ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करेगा, जनता के जो भी समाधान है उन समाधानों को करेगा। तो ये जो ग्रुप है, ये जो संगठन है, जो कि रियासत में अपना एक स्थान पाना चाहता है, इस संगठन या इस ग्रुप के द्वारा किए गए आंदोलन को अपन बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। तो ये तो बात हुई प्रजामंडल आंदोलन की, क्यों किए गए थे? ताकि एक उत्तरदायित्व सरकार बन सके, इन जनताओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का उत्तरदायित्व ले सके, इनका समाधान कर सके। इन सब के लिए उत्तरदायित्व सरकार बनाना जरूरी था। तो उत्तरदायित्व सरकार बनाने के लिए ये जो प्रजा का समूह है यह आंदोलन करता है इन राजाओं के साथ में, इसको अपन बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। अब कुछ रियासतों के राजाओं ने इनका सहयोग किया, कुछ रियासतों के राजाओं ने इनका विरोध किया। अपन एक एक करके जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं सबको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, प्रजामंडल, इस प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह है। प्रजा का मतलब क्या है? प्रजा का मतलब है जनता, और मंडल का मतलब है समूह है, यानी कि जनता का जो समूह है, जनता का जो संगठन है, उसी को अपन बोलते हैं प्रजामंडल। उद्देश्य क्या है इस प्रजामंडल का आंदोलन करने का? तो उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना, कि भी जो नागरिक है, जो जनता है, जो प्रजा है, उसके ऊपर जागीरदार अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, उनके जो अधिकार है, उनके अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो उनका संरक्षण करने के लिए ये जनता का जो समूह है, ये प्रजामंडल जो है, यह आंदोलन करता है। एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, कि भी जो नागरिक है, जो जनता है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके जो भी समस्या है, उनका उत्तरदायित्व कौन लेगा? तो उत्तरदायित्व लेने के लिए यह समूह है, यह तैयार होता है, और उसी को अपन बोलते हैं प्रजामंडल। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से इसका आंदोलन किया जाता है। अब शुरुआत कब होती है? तो देखिए, शुरुआत जो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनता है 1927 में बम्बई में। आजकल तो अपन क्या बोलते हैं इसको? मुंबई बोलते हैं, मुंबई। तत्कालीन क्या था ये? तत्कालीन था बम्बई। तो 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रामचंद्र राव। इसके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह पथिक जी, वही पथिक जी जिनका नाम था भूप सिंह, वही पथिक जी जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो उद्देश्य था वह यही था कि भारत की देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह यही है कि जितनी भी जो देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों में क्या करना? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो आजकल जो अपनी सरकार है, आज जो अपन जी रहे हैं 2024 में, अपनी जो सरकार है वह कैसी सरकार है? उत्तरदायी सरकार है। यानी कि जनता की अगर कोई समस्या हुई, जनता की अगर कोई दिक्कत हुई, तो उसका उत्तरदायित्व जो है सरकार लेती है। आप लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, यानी कि अगर विदेश में भी कोई घटना घटित हो गई और वहाँ पे अपने भारत के लोग हैं, तो उन भारत के लोगों को सुरक्षित अपने देश में वापस लाने का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? भारत सरकार का है। जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? भारत सरकार की है। अगर राजस्थान में कोई घटना हो गई, कोई जनता पे कोई समस्या हो गई, तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? उसका उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार लेगी। उसके समस्याओं का समाधान राजस्थान सरकार करेगी।
तो उत्तरदायी सरकार है। तो इसी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से इन प्रजामंडलों ने आंदोलन किए थे। राजस्थान में अधिवेशन, देखिए जो अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद जो है इसका गठन होता है 1927 में। उसके बाद में इसका अधिवेशन होता है 1931 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रामनारायण चौधरी। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल। देखिए अधिवेशन हो गया 1931 में अजमेर में, और 1931 में ही राजस्थान में पहले प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, और वह पहला प्रजामंडल बनता है जयपुर के अंदर 1931 ईस्वी में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल 1931 ईस्वी में। राजस्थान में स्थापित नवीनतम प्रजामंडल, सबसे अंत में कौन सा प्रजामंडल बना था, यानी कि सबसे नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है, तो उसका नाम है झालावाड़ प्रजामंडल, 1946 में यह बना था। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल, देखिए 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जो कि राजस्थान से बाहर स्थापित हुए हैं। वो 3 प्रजामंडल कौन कौन से हैं, तो बीबीसी याद में रखना है आपको, बीबीसी। तो बी से ध्यान में रखना है बीकानेर प्रजामंडल, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता राजस्थान से बाहर है, यानी कि राज्य से बाहर स्थापित हुआ है ये बीकानेर प्रजामंडल। दूसरा बी जो है उससे मतलब है भरतपुर, जो कि रेवाड़ी यानी कि हरियाणा में स्थापना हुई थी इस भरतपुर प्रजामंडल की। एक है आपका सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना बंबई में हुई है, इसको अपन मुंबई बोलते हैं, तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। तो 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के अपनी रियासत से बाहर स्थापित प्रजामंडल कौन से हैं, तो 3 प्रजामंडल तो ये है ही, जो कि रियासत से तो क्या राजस्थान से ही बाहर हैं, तो 3 तो ये है। और एक चौथा प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल, जो कि रियासत से बाहर है, यानी कि जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। जैसलमेर जो रियासत है, जैसलमेर रियासत में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। तो ये 4 ऐसे प्रजामंडल हैं जो कि अपनी रियासत से अलग है, जिसमें एक तो बीकानेर है ही, ये तो कलकत्ता यानी कि राजस्थान से ही बाहर है, तो रियासत से तो बाहर है ही। भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी हरियाणा में स्थापना हुई थी, तो रियासत तो क्या आपके राजस्थान से ही बाहर है, तो रियासत से भी बाहर है। सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। तो ध्यान में कैसे रखना है, बीबीसी को ध्यान में रखना है, बीबीसी को, तो बीबीसी और जे ध्यान में रख लेना चौथा ये। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल, सबसे नवीनतम प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल, राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल है आपके बीबीसी, और राजस्थान के अपनी रियासत से बाहर प्रजामंडल हैं उनका नाम है बीबीसी जे। देखिए राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ उसका नाम है टोंक रियासत। अब देखिए प्रजामंडल को कांग्रेस का समर्थन कब मिला, तो प्रजामंडल को कांग्रेस का समर्थन मिलता है 1938 ईस्वी में हरिपुरा में। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 ईस्वी में। हरिपुरा अधिवेशन के नाम से अपन इसको जानते हैं। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, और इस अधिवेशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रजामंडलों को समर्थन देना। 1931 ईस्वी में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना होती है, वो होती है आपकी जयपुर में। जयपुर के बाद में बूंदी में भी प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। 1938 तक जो है कांग्रेस इनका समर्थन नहीं करती है। 1938 में कांग्रेस जो है हरिपुरा अधिवेशन जब करती है तो उस हरिपुरा अधिवेशन में इन प्रजामंडलों का समर्थन करती है कि भाई हम भी आप लोगों के साथ में हैं, जनता जो है इसके साथ में है। कांग्रेस जो पार्टी है पहले ही बन जाती है, तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये इन प्रजामंडलों का समर्थन करती है 1938 ईस्वी में। और कांग्रेस का जब समर्थन मिल गया तो समर्थन के बाद में फिर राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल कौन सा है, मेवाड़ प्रजामंडल जो है पहला प्रजामंडल है जो कि कांग्रेस के समर्थन के बाद में मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन, कि कांग्रेस के समर्थन के बाद में राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल, और जो पहला ऑप्शन है उस पहले ऑप्शन का नाम है जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल देखते ही पहले ऑप्शन पे टिक, क्योंकि नाम क्या दिखा, नाम दिखा राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल, लेकिन ये नहीं दिखा कांग्रेस के समर्थन के बाद में, यानी कि कांग्रेस के समर्थन के बाद में जो प्रजामंडल बना है उसका नाम है मेवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जो है वो है जयपुर प्रजामंडल।
लेकिन कांग्रेस का समर्थन ये मिला था 1938 में। तो 1938 के बाद में सबसे पहले प्रजामंडल बनता है, उसका नाम है मेवाड़ प्रजामंडल, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। राजस्थान का पहला प्रजामंडल ध्यान में रखना है जयपुर प्रजामंडल। आज के इस वीडियो में अपन इसी प्रजामंडल को पढ़ेंगे। तो देखिए राजस्थान का पहला है, स्थापना होती है इसकी 1931 ईस्वी में, जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल की अपन बात करते हैं। अब जयपुर राज्य में राजनीतिक चेतना जगाने वाले जो थे उनका नाम था अर्जुन लाल सेठी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है अर्जुन लाल सेठी जी को। ये अर्जुन लाल सेठी वो है, इनका जन्म जयपुर में ही हुआ था। इन्होंने कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी थी। इनसे जब पूछा गया था कि आप नौकरी कर लो, तो इन्होंने कहा कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, तो मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो ये जो है राजनीतिक चेतना के लिए सबसे पहले जो जयपुर में है वो यही है, अर्जुन लाल सेठी। बात हो रही है अपनी जयपुर प्रजामंडल की। तो देखिए जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 ईस्वी में, राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल है। 1931 ईस्वी में इसका गठन हो जाता है। गठनकर्ता कौन है, तो ये ध्यान में रखना है, कपूर चंद पाटनी जो है इसके गठनकर्ता है। अगर ऑप्शन में कपूर चंद पाटनी ना मिले तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट वो होगा दौलतमंद भंडारी। और ये एक बार जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, और उस क्वेश्चन में जयपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता इनमें कपूर चंद पाटनी, इनका नाम ही नहीं था। अब नाम ही नहीं था तो क्या करें ऑप्शन में, वैसे तो कपूर चंद पाटनी है रियल में, तो ऑप्शन करेक्ट माना गया था दौलतमल भंडारी। तो ध्यान में रखना है कपूर चंद पाटनी तो ध्यान में रखना ही रखना है, इसके साथ में ये दौलतमल को भी ध्यान में रखना है। अब ये जयपुर प्रजामंडल का गठन तो हो गया था 1931 ईस्वी में, गठनकर्ता कपूर चंद पाटनी थे, लेकिन गठन करने के बाद में भी इस जनता के समूह ने कोई काम नहीं किए थे राजनीतिक, आराम से ये सुस्त था। 5 साल तक इन्होंने कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए थे। बाद में 1936 में इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है, 1936-37 में। पुनर्गठनकर्ता कौन है, जमनालाल बजाज जी हैं। तो ये ध्यान में रखना है। देखिए गठनकर्ता तो कौन है, सबसे पहले जब जयपुर प्रजामंडल का गठन किया जाता है 1931 में, उस समय गठन करता है कपूर चंद पाटनी। 5 साल तक यह प्रजामंडल कोई काम नहीं करता है, नॉर्मल ही ऐसे ही भागीदारी लेता है। 5 साल तक स्थिरता रहती है। 5 साल के बाद में 1936 में जमनालाल बजाज जी सोचते हैं कि प्रजामंडल का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। तो पुनर्गठन करता है आपके जमनालाल बजाज जी। जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन जब किया था तो उस समय इसका अध्यक्ष बनाया था चिरंजीव लाल मिश्र को, महामंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री को। इन सभी की देखिए महत्वपूर्ण भूमिका है इस प्रजामंडल में जनता के सहयोग में, तो ध्यान में रखना है। ये जमनालाल बजाज पुनर्गठन करता है, चिरंजीव लाल मिश्र जो है ये अध्यक्ष हैं, हीरालाल शास्त्री जो है ये महामंत्री हैं, और कपूर चंद पाटनी जो कि गठन करता है, इनको बना दिया यहाँ पे संयुक्त मंत्री। और सदस्य हैं बाबा हरिश्चंद्र है, हंस डी राय है, लादूराम जोशी है, टीकाराम पालीवाल है। आरबीसी बुक में ये नाम है, ये नाम ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्या ध्यान में रखना है, जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 ईस्वी, राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, गठन करता है कपूर चंद पाटनी। 1936 में फिर पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन करता है जमनालाल बजाज। इतनी बातें तो ध्यान में रखनी ही रखनी है। इसके बाद में अपन को ध्यान में रखना है आगे कि प्रजामंडल का फिर प्रथम अधिवेशन होता है 9 मई 1938 को, 8 या फिर 9 मई 1938 को। कहाँ पे होता है, नथमल का कटला, जयपुर में ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम है नथमल का कटला। यहाँ पे प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। देखिए 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का गठन होता है, कपूर चंद पाटनी जो है गठन करता है। 1936 ईस्वी में इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है, जमनालाल बजाज जो है पुनर्गठन करता है। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है, और इस पहले अधिवेशन में कौन है अध्यक्ष, जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष हैं। जबकि जब पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज ने, तो गठन तो पुनर्गठन जमनालाल बजाज ने किया था, लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए थे चिरंजीव लाल मिश्र को। तो पुनर्गठन के समय जब अध्यक्ष बने थे वो तो बने थे चिरंजीव लाल मिश्र, लेकिन जब अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष बनते हैं खुद जमनालाल बजाज जी। और 10 मई को कस्तूरबा गांधी इन्होंने सभा को संबोधित किया। देखिए ये राष्ट्रीय नेता है महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, इन्होंने क्या किया, सभा को संबोधित किया 10 मई को। अब राष्ट्रीय नेता आने लगे तो प्रजामंडल में एक जान आ गई। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से फिर जो शेखावाटी किसान सभा है इनको भी शामिल कर लिया गया इस प्रजामंडल में।
तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि शेखावाटी किसान सभा को कौन से प्रजामंडल में शामिल किया गया, तो जयपुर प्रजामंडल में शामिल किया गया हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। 1939 में देखिए प्रजामंडल जब विकराल रूप धारण कर लेता है, यहाँ पे राष्ट्रीय नेता जो है कस्तूरबा गांधी तक ये भी शामिल हो जाते हैं, ये भी आते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। शेखावाटी किसान सभा के जो लोग हैं वो शामिल हो जाते हैं। प्रजामंडल जब अपना विकराल रूप धारण करता है तो 1939 ईस्वी में जयपुर सरकार क्या करती है, इसको गैर कानूनी घोषित कर देती है और जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा देती है। अब शेखावाटी किसान सभा को शामिल करने पे ये जो चिरंजीलाल मिश्र जो है ये नाराज थे। इन्होंने फिर बाद में क्या किया था, जयपुर प्रगतिशील दल का गठन कर लिया था। तो ये ध्यान में रखना है, जयपुर प्रगतिशील दल का गठन किसने किया था, चिरंजीलाल मिश्र ने किया था। अब जयपुर सत्याग्रह होता है 1939 ईस्वी में, जब इसको जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जमनालाल बजाज जी को जयपुर पे प्रवेश पे ही रोक लगा दिया गया, तो जयपुर सत्याग्रह होता है 1939 में। नेतृत्व करता ये चिरंजीलाल मिश्र है। महिलाओं को नेतृत्व किया था यहाँ पे रमा देवी ने, प्रमुख नाम इन्हीं का आता है, रमा देवी, दुर्गावती भी ध्यान में रख लेना है। अन्य जो महिलाएं हैं जो कि गिरफ्तार हुई थी यहाँ पे वो थी सुमित्रा, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला देवी। तो ये 5 नाम ध्यान में रखने हैं। मुख्य नेतृत्व करता है रमा देवी, इन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस मनाया गया था 1 मार्च को, जयपुर दिवस मनाया गया था 12 मार्च को। दोनों ही बात है 1939 की। अप्रैल 1940 से प्रजामंडल और सरकार के मध्य फिर समझौता हो जाता है और 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो हीरालाल शास्त्री अब इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है क्या, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। 1940 में ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब हीरालाल शास्त्री जब अध्यक्ष बनते हैं तो जयपुर सरकार और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता होता है। हीरालाल शास्त्री को जयपुर सरकार बुलाती है कि शास्त्री जी आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो, आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्या बात है। तो हीरालाल शास्त्री जी बोलते हैं कि हमें हमारी उत्तरदायी सरकार बनानी है, हमें हमारे जनता का जो ख्याल रखना है। तो ये जयपुर सरकार बोलती है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम आप लोगों के साथ में संधि करेंगे और संधि के बाद में आप लोगों को उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए अनुमति दे देंगे। अब इनका संधि करने का कारण क्या था, हीरालाल शास्त्री को अपने पास बुलाने का कारण क्या था, वो कारण ये था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत जोर शोर से फैल रहा था। तो जयपुर रियासत ने सोचा कि अपने यहाँ पे कोई विरोध नहीं हो, कोई विद्रोह नहीं हो, कोई आंदोलन नहीं हो, तो भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के लोगों को रोकने के लिए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होना है, इसके लिए जयपुर रियासत ने क्या किया, जो हीरालाल शास्त्री है उनको बुला करके और संधि की थी, एक समझौता किया था। और उस समझौता या उस संधि का नाम है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। ये ध्यान में रखना है, जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर प्रजामंडल से सम्मिलित है। 16 सितंबर 1942 को हुआ है। किनके मध्य हुआ है, हीरालाल शास्त्री जी हैं जो कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं, मिर्जा इस्माइल जी हैं, ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट का नाम है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, 1942 में होता है। होने का कारण क्या है, होने का कारण है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल ना हो पाए, इसके लिए जो मिर्जा इस्माइल जी हैं ये एग्रीमेंट करते हैं और शर्त क्या रखते हैं कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर आप लोग जयपुर प्रजामंडल के जो लोग हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, आप लोगों की उत्तरदायी सरकार बनाने की अनुमति दे देंगे। अब हीरालाल शास्त्री ने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है हमारे जो लोग हैं प्रजामंडल के जो लोग हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो दोनों के मध्य एग्रीमेंट हो जाता है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जिसको अपन बोलते हैं। अब इस एग्रीमेंट से इस जयपुर प्रजामंडल के कुछ लोग जो हैं वो नाराज हो जाते हैं कि भाई शास्त्री जी आपने ये क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है, अपन भाग क्यों ना ले उसमें, अपन तो भाग लेंगे। तो ये जो कुछ लोग जो थे जयपुर प्रजामंडल के ही, ये नाराज हो जाते हैं इस एग्रीमेंट से और नाराज होकर के अपना एक अलग से मोर्चा बना लेते हैं। उस मोर्चा का नाम है आज़ाद मोर्चा।
1942 में ये जो बाबा जी हैं ये नाराज हो जाते हैं। बाबा का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। तो बाबा हरिश्चंद्र द्वारा गठन किया गया है। सदस्य कौन कौन थे? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, चिरंजीलाल मिश्र, गुलाब चंद कासलीवाल, टीकाराम पालीवाल और भी सदस्य थे। ये महत्वपूर्ण है। तो ये सदस्य बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में अपना एक अलग से मोर्चा बना लेते हैं, जिस मोर्चे का नाम है आज़ाद मोर्चा। और ये बोलते हैं कि साहब हम तो इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होंगे। शास्त्री जी आपको शामिल होना है तो हो, नहीं होना तो मत हो, हम तो आंदोलन में शामिल होंगे। उद्देश्य क्या था इस आज़ाद मोर्चा का? कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज करते हैं। जमनालाल बजाज उनकी पत्नी है, जानकी देवी बजाज, ये आंदोलन यहाँ पे फिर अध्यक्षता करते हैं। 1945 में जब पंडित नेहरू जी को इस बात का पता चलता है कि जयपुर प्रजामंडल में फूट पड़ चुकी है, जयपुर प्रजामंडल के लोग जो हैं वो उनमें आपस में ही मतभेद हैं, अलग से उनमें पार्टी बन चुकी है आज़ाद मोर्चा। जयपुर प्रजामंडल अलग है, आज़ाद मोर्चा अलग है। जयपुर प्रजामंडल में तो वो लोग शामिल हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, और आज़ाद मोर्चा में वो लोग शामिल हैं जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो पंडित नेहरू जी क्या करते हैं? इन आज़ाद मोर्चा को प्रजामंडल में शामिल करते हैं। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि भाई एक जगह रहो, इकट्ठित रहो, संगठित रहो। आज़ाद मोर्चा वाले लोगों को समझाते हैं कि आप लोग जो है अलग मत हो, इस प्रजामंडल में शामिल हो जाओ। तो ये शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे 1945 ईस्वी में धार सभा का फिर गठन किया जाता है जयपुर रियासत के द्वारा, जयपुर सरकार के द्वारा। इसमें 2 सदन होते हैं, देखिए, जयपुर परिषद और प्रतिनिधि सभा। जयपुर परिषद में 12 सीट थी टोटल। ये वैसे ध्यान में नहीं रखना है, नॉर्मली याद करना है ये। तो 12 सीट थी। यहाँ प्रतिनिधि सभा में 62 सीट थी। यहाँ पे चुनाव होते हैं जिसमें से 12 सीट पे 3 सीट जो है ये प्रजामंडल जीत जाते हैं। प्रतिनिधि सभा में 62 सीटों पे 12 सीट जो है ये यहाँ पे जीत जाते हैं। बाद में मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल जो है ये उत्तरदायी शासन स्थापना का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत करते हैं, और यह प्रस्ताव जो है स्वीकृत कर लिया जाता है जयपुर सरकार के द्वारा। फिर नया मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाता है जिसके मुख्यमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री। मंत्री जो है टीकाराम पालीवाल है और देवी शंकर तिवारी है। ये देवी शंकर तिवारी इनको गैर सरकारी मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसमें गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की गई? वो है आपका जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे फैक्ट अपने एक सीक्वेंस में याद किए हैं। वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, एक बार इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, उसके बाद में उन नोट्सों को बार बार रिवाइज कीजिए, आराम से आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।